हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे फोर्थ यूनिट के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड यूनिट को कवर कर दिया था और उसमें मैंने जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लग रहे थे हमको वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया और मैंने सिलेबस का भी एक ओवरव्यू एक प्लेलिस्ट में बना के आपको लिंक के माध्यम से दिया था। मैंने कहा था कि अगर आपने बुक्स नहीं पढ़ पाया है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपका एक ओवर व्यू बन जाएगा पूरे सिलेबस के बारे में। और बिना पूरे सिलेबस को जांचे और परखे अगर आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो पैटर्न आएगा क्वेश्चंस का वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ना ही वो आपको पता है और ना ही वो हमको पता है, लेकिन जो भी संभावित क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए हम फोर्थ यूनिट के बारे में अब देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड यूनिट आप जाके चैनल पे देख लीजिएगा और फोर्थ यूनिट के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप में लाए और कुछ क्वेश्चंस वन लाइनर में हैं। तो पहले मैं वन लाइनर को कवर कर लूँगा, उसके बाद फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ओजोन परत की खोज किसने की थी। चूँकि आपके सिलेबस में जो चौथा यूनिट था उसको पहले एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो फोर्थ यूनिट है आपका क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लेशन, ये चारों टॉपिक की जो समझ है आपको वीडियो जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसको देख के आपको पता चल जाएगा। इन चारों टॉपिक के बारे में एक ओवरव्यू आपका बन जाएगा। तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लेशन, इन चारों टॉपिक से मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी हैं ऑब्जेक्टिव वे में उसको मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। चलिए अब देखते हैं वहाँ पे। सबसे पहले हम ओजोन लेयर के बारे में, जो ओजोन डिप्लेशन है उसके बारे में क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, ओजोन परत की खोज किसने की थी। तो चार्ल्स फेवरी और हेनरी ब्रूसन ने 1913 में ओजोन परत की खोज की थी। ठीक है, अब खोज करने का मतलब क्या कि ये पता लगाया था कि वायुमंडल में एक ऐसी परत भी है जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ठीक है, तो चार्ल्स फेवरी और हेनरी ब्रूसन जो कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओजोन परत की खोज कहाँ के वैज्ञानिकों ने की थी। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने। ठीक है, 1913 में। हर एक इसका पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। ओजोन का अधिकतम घनत्व तो वायुमंडल में कहाँ पाया जाता है। तो ओजोन का जो अधिकतम घनत्व है वो 20 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में। ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि ओजोन किस मंडल में पाया जाता है। तो समताप मंडल में पाया जाता है। और उसका घनत्व अधिकतम कहाँ पे होता है, तो 20 से 25 किलोमीटर की बीच का जो ओजोन परत है वो बहुत ही घना है, उसका घनत्व अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि ओजोन सांद्रण को किस इकाई में मापा जाता है। मतलब हम कैसे जानते हैं कि ओजोन लेयर जो है वहाँ पे कितना है और कहाँ पे कितना है। ठीक है, तो इसके लिए एक इकाई आती है डॉप्सन यूनिट। क्या आता है, डॉप्सन यूनिट, जिसको हम शॉर्टकट में DU कहते हैं। अगर किसी जगह की सामान्य स्थिति जाननी हो कि वहाँ पे पराबैंगनी किरणें प्रवेश कर पाएंगी अथवा नहीं कर पाएंगी, तो वहाँ पे डॉप्सन यूनिट से ओजोन की सांद्रता नापते हैं, ओजोन परत की सांद्रता नापते हैं। अगर उसकी सांद्रता 280 DU से कम है तब खतरा बन सकता है कि वहाँ पे पराबैंगनी किरणों का प्रवेश होगा, जो खतरनाक पराबैंगनी किरणें हैं। लेकिन अगर 280 से ऊपर है तो वहाँ की स्थिति सामान्य मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का छाता किसे कहते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कि पृथ्वी का छाता किसको कहते हैं। तो ओजोन परत है वो हमारी रक्षा करती है। जिस तरह छाता बरसात से हमारी रक्षा करती है, उसी तरह ये ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, इसीलिए इसको पृथ्वी का छाता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी प्रकार की पराबैंगनी किरणें। मैं यहाँ पे बार बार पराबैंगनी किरणों की नाम ले रहा हूँ। तो पराबैंगनी किरणें कितनी प्रकार की होती हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 3 प्रकार की मुख्य रूप से पराबैंगनी किरणें पाई जाती हैं, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। ये ऐसे करके क्वेश्चन पूछा सकता है कि कौन सी किरणें ज़्यादा खतरनाक होती हैं। ठीक है, तो जो अल्ट्रावायलेट सी हैं वो प्रवेश तो नहीं कर पाती हैं ओजोन लेयर की वजह से, लेकिन ये बहुत अधिक खतरनाक होती हैं। ठीक है, ये हार्मफुल होती हैं मानव शरीर के लिए, जीव समुदाय के लिए, जितने भी जीव जंतु हैं पृथ्वी पर उसके लिए, पेड़ पौधे के लिए, सबके लिए। ठीक है, अल्ट्रावायलेट भी उससे थोड़ा कम खतरनाक है और अल्ट्रावायलेट ए जो है वो बहुत बहुत कम खतरनाक है और ये प्रवेश भी करता है ओजोन ओजोन लेयर को पार भी करता है ये, और पृथ्वी पर इसका पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट ए की जो किरण है वो आती भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत में
क्षरण का सर्वप्रथम प्रामाणिक ज्ञान कब हुआ? कब पता चला कि जो ओजोन परत है उसमें छिद्र होने लग रहा है, होल हो रहा है, ये कब पता चला? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसको भी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। 1974 ईस्वी में, 1974 में ये पता चला कि ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे मैं वन लाइनर क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर आप सस्पेंस में रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करता है, सस्पेंस पैदा कर देता है। दो में अगर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं तो उसमें से दो को आपको लगेगा कि दोनों में से कोई एक सही है, तो उसमें आपको सस्पेंस बन जाएगा। लेकिन अगर आपने एक देखा रहेगा तो आपको अगर अच्छी तरह से नहीं भी याद आ रहा है तो आप एक बार देखेंगे तो उसको आप कैच कर जाएंगे। ठीक है, तो ओजोन परत का सर्वप्रथम प्रामाणिक ज्ञान 1974 ईस्वी में, जो क्षरण हो रहा है उसका प्रामाणिक ज्ञान 1974 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडल में ओजोन की अल्पता का प्रमाण जो है वो कब प्राप्त हुआ था और किस वैज्ञानिक ने इसको पाया था कि वहाँ पे अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडल में जो ओजोन परत है वो बहुत कम हो चुका है। ठीक है, तो 1985 में आप देखेंगे एक लंदन के वैज्ञानिक हैं जोसेफ फरमन। ठीक है, जोसेफ फरमन ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वहाँ पे उन्होंने देखा था कि जो ओजोन लेयर है वो बहुत ही पतला हो गया है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी जांचें भी चल रही हैं, रिसर्चेज वहाँ पे चल रही हैं कि क्यों वहाँ पे पतला हो रहा है ओजोन परत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत क्षरण के प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं? तो ऐसे आपके दो तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ओजोन परत के प्राकृतिक कारण आप देखेंगे तो सबसे पहला है सौर कलंक में वृद्धि। ठीक है, सौर कलंक में वृद्धि, सौर कलंक क्या होता है? बेसिकली जब सूर्य से अत्यधिक मात्रा में तापमान निकलने लगता है तो उसको हम सौर कलंक कर लेता है। ठीक है, और ओजोन गैस का निर्माण करता है। ठीक है, ओजोन गैस को वो अपघटित करता है। आप देखेंगे कि जो सौर कलंक है वो जब सूर्य से अत्यधिक मात्रा में तापमान आने लगता है तो हम उसको सौर कलंक कहते हैं। सौर कलंक से कैसे जो है ओजोन परत का क्षरण होता है? तो वायुमंडल में जो अपने नाइट्रोजन पाया जाता है, ये नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके ओजोन परत को ये जो है क्षीण करती है, उसको पतला करती है। ठीक है, दो सेकेंड है वो है परावैगनी विकिरण। परावैगनी विकिरण भी ओजोन परत के क्षरण का प्राकृतिक कारण है। तीसरा है गतिक क्रियाविधि। ये तीनों आपके ऑप्शन में देके पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है कि ओजोन परत क्षरण के मानव जनित कारण क्या हैं? प्राकृतिक कारण तो चांसेस कम है आने के, लेकिन जो मानव जनित कारक हैं वो आपसे पूछा ही जाएगा। तो ओजोन परत क्षरण के जो मानव जनित कारण है वो हैं CFC गैसेज, सर्वाधिक उत्तरदायी हैं इसमें। ठीक है, CFC गैसेज, हैलोजेनिक गैसेज उसको कहते हैं। ठीक है, हैलोजेनिक गैसेज जो भी ओजोन परत को क्षीण करता है, जो भी उसको पतला करता है, उसको हम हैलोजेनिक गैसें कहते हैं। उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाएगा, हैलेंस आ जाएगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आ जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड आ जाएगा, ये सारी गैसें आ जाएंगी। ठीक है, इन दो चार का आपको नाम याद रखना है क्योंकि ऑप्शन ही वैसे देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप देखेंगे ओजोन परत पे जो ये ओजोन पर जो क्षीण हो रहा है, जो उसका विनाश हो रहा है ओजोन परत का, उसी पर चर्चा के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रखा गया था। 16 सितंबर 1987 को हुआ था। ठीक है, तो 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में ये एक प्रोटोकॉल हुआ था। इसी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। आपको डेट और ईयर दोनों याद रखना है, 16 सितंबर 1987 में। ठीक है, और 16 सितंबर को चूंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था और ओजोन पे बहस हुई थी, तो इसीलिए 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस भी हम मनाते हैं। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो कैसे जो है पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ाता है, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से ही पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो एक सामान्य स्थिति में बना रहता है, जो कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही, क्योंकि जो प्राकृतिक रूप से जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे जलवाष्प है, तो ये सारी गैसें क्या करती हैं, सूर्य से आने वाले प्रकाश जो आती है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। और चूँकि जब पार्थिव विकिरण की बारी आती है, अर्थात जब सूर्य का प्रकाश लौटता है, तो ये कुछ जो भी एनर्जी को, जो भी तापमान को ये लोग ऑब्जर्व किए रहते हैं उसको ये जाने नहीं देते हैं, जिससे कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर वो सामान्य बना रहता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली कौन कौन सी गैसें हैं? ठीक है, तो मैंने जलवाष्प से जो बताया वो तो एक प्राकृतिक गैस हो गई, लेकिन अन्य भी बहुत सारी गैसें हैं जो कि टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है,
और अत्यधिक मात्रा में पृथ्वी का तापमान बढ़ा रही हैं। तो मानव जनित गैसें कौन कौन सी हैं ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ाने वाली? सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 60% जो है पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाने में योगदान रखता है, ठीक है। मैं प्राकृतिक जो कारण है उसको छोड़ के बात कर रहा हूँ। जो अन्य मानव जनित कारक हैं उसमें 60% कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान है, 20% मीथेन का योगदान है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 14% योगदान है, नाइट्रस ऑक्साइड का 5% योगदान है, N2O का, ठीक है। तो आप पाएंगे टोटल मिला के 99% जो है ये केवल 4-5 गैसें ही अपना योगदान निभा रही हैं मानव जनित जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ाने में। 1% अन्य भी गैसें हैं, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं की जो जुगाली करते हैं, आप देखते होंगे कि अपने भोजन के बाद जो पशु रहते हैं वो बैठ के जुगाली करते हैं, मुंह को चलाते रहते हैं। तो उससे क्या होता है? तो उससे मीथेन गैस निकलती है, ठीक है। मीथेन गैस का उससे उत्सर्जन होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस आपको पता है कि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के उसके बाद आंसर लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है? एजेंडा 21, ठीक है। तो जो इसको पहले ऑप्शन आप पढ़िए, ठीक है। ऑप्शन आपको ये थोड़ा कन्फ्यूजन कर सकता है। विकासशील देशों की मांग का चार्टर, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है रियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का एक दस्तावेज, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की रिपोर्ट। चौथा ऑप्शन है 21वीं शताब्दी का शुभारंभ आधुनिकीकरण। तो ये बात तो सच है कि जो 21वीं शताब्दी जो चल रही है उसी का एक ढांचा कहें, एक दस्तावेज कहें, वही है, लेकिन आधुनिकीकरण का नहीं। अर्थात जो रियो में जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था उसका एक दस्तावेज है ये, ठीक है, एजेंडा 21। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम संगठन का मतलब क्या? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो वैश्विक स्तर पे जो मौसम की जानकारी प्रदान करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम विश्व मौसम संगठन कहते हैं। इसका मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ पे है? तो जिनेवा में इसका मुख्यालय है। कहाँ पे? जिनेवा में। इसी तरह भारत में भी इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? ये जो फुल फॉर्म वगैरह हैं ये आपको याद रखने हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज वगैरह के बारे में, ठीक। तो आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये आप देखेंगे इसकी स्थापना जो है 1988 में हुई थी, ठीक है। 1988 में इसकी स्थापना होती है और नवीनतम रिपोर्ट ये 2021 में, अभी बीते एक साल पहले 2021 में इसने अपनी छठी रिपोर्ट दी है, ठीक है, छठी रिपोर्ट। ये आपको याद रखना है कि जो नवीनतम इसकी रिपोर्ट है 2021 की रिपोर्ट है, ठीक। और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी इसने बताई हैं आईपीसीसी। नेक्स्ट है यूएनएफसीसी। यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी, ठीक। तो इसकी स्थापना कब हुआ था? इसका गठन 21 मार्च 1994 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 21 मार्च 1994 ईस्वी में। आप सुनते होंगे कि कोप का जो है सम्मेलन होता है, कोप 21, कोप 22, कोप 23, कोप 24, इस तरह आप सुनते होंगे। तो ये जो होता है कोप का सम्मेलन, उसका जो सारा देख रेख है वो यही संस्था यूएनएफसीसी ही करती है, ठीक है। कोप का आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया। आप इसमें याद रखिएगा कि 1994 में इसकी स्थापना हुई थी और 21 मार्च को हुई थी, ठीक। 198 मेंबर जो हैं इसके सदस्य हैं वर्तमान में यूएनएफसीसी के, ठीक। सीओपी का फुल फॉर्म, कोप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको सीओपी कहते हैं। इसका गठन 1994 में। अब आप देखिए यूएनएफसीसी का गठन कब हुआ था? 1994 में। और इसी तरह आप देखेंगे कि जो कोप का गठन है वो भी 1994 में हुआ था, ठीक। तो कोप 26 तथा कोप 27, ये आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, चूँकि ये हाल ही का है तो पूछा जा सकता है। कोप 26 और कोप 27 कहाँ आयोजित किया गया था? तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि कोप 26 पूछा जाए। तो आपको ये तो एकदम याद रखना है, ग्लासगो में जो कि ब्रिटेन में है वहाँ पे कोप 26 हुआ उसका सम्मेलन। और कोप 27 सम्मेलन कहाँ पे हुआ? शर्म अल शेख इजिप्ट में है, मिस्र में है। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक। 20वां जो क्वेश्चन है आपका एनएपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो क्लाइमेट चेंज वगैरह होते हैं उसी में सुधार के लिए, उसी को देख रेख के लिए ये सारी जो
ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाई गई, जैसे IPCC, UNFCCC। इसी तरह भारत में भी प्रयास किए जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज को नियंत्रण करने के लिए। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या कौन सी संस्था बनाई है? NAPCC, अर्थात नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसका गठन आप देखेंगे तो 2008 में होता है। ठीक है, सर्वप्रथम 2008 में 30 जून 2008 को होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके तहत जो है 8 राष्ट्रीय मिशन समायोजित हैं। ठीक है, सम्मिलित किए गए इसमें। यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया कि NAPCC के अंतर्गत कितने राष्ट्रीय मिशन सम्मिलित हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 8, ऑप्शन बी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन है जलवाष्प, नाइट्रोजन, मीथेन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ग्लोबल वार्मिंग जो ये शब्द है, ग्लोबल वार्मिंग, इसका प्रयोग सर्वप्रथम ब्लेस गोएकर ने किया था। कौन? ब्लेस गोएकर ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चारों ऑप्शन एक बार पढ़ लीजिए, ब्लेस गोएकर, जॉर्ज, रॉबर्ट साइमन या फिर साइमन। तो आप देखेंगे जो ब्लेस गोएकर हैं वो सर्वप्रथम ग्लोबल वार्मिंग शब्द का उपयोग किए थे, प्रयोग किए थे। निम्नलिखित में से किस हरित गैस में सर्वाधिक वैश्विक तापन की क्षमता है? अर्थात कौन अधिक से अधिक टेम्परेचर को बढ़ाता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आप देखेंगे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो बहुत अधिक है। ठीक है, इन तीनों गैसों से बहुत अधिक है। ये जो अन्य 3 गैसें हैं, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, इन तीनों की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो बहुत अधिक है। लेकिन ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के 3500 गुना, ठीक है, 3500 गुना हानिकारक होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये मैं केवल क्लोरोफ्लोरोकार्बन 11 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बहुत सारे रूप होते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन 11 का जो रूप है वो 3500 गुना, इसी तरह एक है वो 1700 गुना, अर्थात 7000 गुना। ठीक है, ऐसे करके कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत अधिक खतरनाक होते हैं ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस हरित गैस में सर्वाधिक वैश्विक तापन की क्षमता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में। यही गैस आप देखेंगे ओजोन का क्षरण भी अत्यधिक मात्रा में करती है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां कि किस उपग्रह द्वारा जो ओजोन में छिद्र होता है उसकी उपस्थिति दर्ज की गई थी? ठीक है, तो इसकी उपस्थिति निक्स 7 के द्वारा या फिर लैंडसैट 3 के द्वारा, भोज के द्वारा या टिरोसिन के द्वारा। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निक्स 7 जो है उसकी सहायता से है उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र का पता लगाया था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे लगता था इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लाए हैं। और कमेंट करके मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, उसको बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं। अब बेस्ट ऑफ लक कल की एग्ज़ाम के लिए, उसके बाद मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।